तो आज की हमारी चर्चा का विषय है राजस्थान के जलवायु प्रदेश। जी। हमारे पास कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं जो इस विषय को कई अलग अलग तरीकों से समझाते हैं। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही जगह को समझने के कितने अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन नोट्स की गहराइयों में उतरना और ये समझना कि क्यों राजस्थान का एक हिस्सा तो मतलब तपता रेगिस्तान है और दूसरा हिस्सा हरा भरा। हाँ, ये सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये सीधे तौर पर वहाँ की जिंदगी से, वहाँ की खेती से, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। एक ही राज्य में इतनी विविधता, ये अपने आप में कमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे सीधे साधे वर्गीकरण से। अच्छा। जो सिर्फ एक चीज पर आधारित है, बारिश। वर्षा की मात्रा, ये सबसे बुनियादी तरीका है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये नींव है। हाँ, तो इन नोट्स में राजस्थान को वर्षा की मात्रा के आधार पर 5 हिस्सों में बांटा गया है। जी, 5 हिस्से हैं। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, जहां 0 से 20 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। हाँ बिल्कुल, ये पश्चिमी रेगिस्तान का इलाका है। मतलब जैसलमेर बीकानेर का वो पश्चिमी हिस्सा। वही। फिर आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये रेगिस्तान और अरावली के बीच का एक बफर जोन जैसा हो गया। सही पकड़ा। इसके बाद जैसे ही हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, हम उपाद्र जलवायु प्रदेश में आ जाते हैं, जहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये पूर्वी मैदानों का इलाका है, जहाँ से मतलब खेतीबाड़ी ठीक से शुरू हो जाती है। और फिर आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा के साथ। और आखिर में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी इलाके हैं, जैसे झालावाड़ और बांसवाड़ा। तो एक सीधा सा पैटर्न है, साफ दिखता है क्या कि जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, राजस्थान की जमीन ज्यादा पानीदार होती जाती है। ये वर्षा वाला वर्गीकरण समझने में तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें मुझे एक कमी लगती है। बताइए। मान लीजिए 50 सेंटीमीटर बारिश किसी ठंडे पहाड़ी इलाके में हो और उतनी ही बारिश राजस्थान के किसी गर्म इलाके में हो। अच्छा, तो दोनों का असर तो एक जैसा नहीं होगा ना? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर असली विज्ञान शुरू होता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अच्छा। सिर्फ बारिश की मात्रा काफी नहीं है, हमें तापमान, वनस्पति और हवा में नमी जैसे दूसरे कारकों को भी देखना होगा। और इसीलिए हमें कॉपेन, त्रिवार्था और थॉर्नवेट जैसे विशेषज्ञों के वर्गीकरण की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये 3 अलग-अलग वैज्ञानिक एक ही नक्शे को 3 अलग-अलग चश्मों से देख रहे थे। बिल्कुल। तो इन तीनों के चश्मों में क्या फर्क था? बहुत बड़ा फर्क था। व्लादिमीर कोपेन, जो एक जर्मन मौसम विज्ञानी थे, उनका नजरिया बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि किसी भी जगह की जलवायु का सबसे अच्छा सबूत, सबसे सच्चा सबूत वहां उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं। अच्छा, तो मतलब वो एक तरह से कह रहे थे मुझे अपने इलाके के पेड़ पौधे दिखाओ और मैं तुम्हें वहां का क्लाइमेट बता दूंगा। बिल्कुल। उनका मानना था कि वनस्पति जलवायु का आईना है। उन्होंने तापमान और वर्षा के आंकड़ों को वनस्पति के साथ मिलाकर अपना मशहूर वर्गीकरण बनाया। और वो अक्षरों वाला कोड सिस्टम? हाँ, वो कोड सिस्टम जो आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। तो चलिए इन कोड्स को तोड़ते हैं। कोपेन ने राजस्थान को 4 हिस्सों में बांटा। पहला है BWHW। जी। ये सुनने में तो किसी वाईफाई पासवर्ड जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। बी का मतलब है शुष्क, यानी ड्राई। ठीक है। W जर्मन शब्द वूस्टे से आया है, जिसका मतलब है मरुस्थल। H का मतलब हॉट, यानी गरम। और छोटा W? छोटा W बताता है कि यहाँ सर्दियों में सूखा रहता है। तो BWHW का मतलब हुआ गरम मरुस्थलीय जलवायु, जहाँ सर्दियाँ सूखी होती हैं। कमाल है। तो ये हमारा ठेठ रेगिस्तानी इलाका हुआ, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। बिल्कुल। इन नोट्स में लिखा है कि यहाँ मरुदभेद यानी ज़ीरोफाइटिक वनस्पति मिलती है। आसान भाषा में कहें तो कांटेली झाड़ियाँ और कैक्टस, वो पौधे जो कम पानी में जीना जानते हैं। और यहाँ की एक और खास बात है, वार्षिक वाष्पोत्सर्जन। मतलब पानी का भाप बनकर उड़ना। इस इलाके में जितनी बारिश होती है, उससे कई ज्यादा पानी गर्मी की वजह से भाप बनकर उड़ जाता है। पानी टिकता ही नहीं है। समझ गया, ठीक है। अब दूसरे कोड पर आते हैं। BSW। इसमें B और HW तो वही हैं, पर W की जगह S आ गया। यहाँ S का मतलब है स्टेपी। स्टेपी। हाँ, ये पूरी तरह मरुस्थल नहीं है, बल्कि अर्ध मरुस्थलीय घास के मैदान है। ये रेगिस्तान और हरे भरे इलाकों के बीच का एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन जोन है। इसमें चूरू, नागौर, पाली,
सीकर जैसे जिले आते हैं। जी। और यहाँ एक सीधा कनेक्शन दिखता है। नोट्स कहते हैं कि ये स्टेपी घास का इलाका है और साथ ही ये भी कि यहाँ राज्य का सबसे ज्यादा पशुधन पाया जाता है। तो ये कोई संयोग नहीं है, पालन के लिए सबसे अच्छी जगह है। इसीलिए नागौर अपने पशु मेलों के लिए इतना मशहूर है। बिल्कुल सही। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। अब रेगिस्तान से बाहर निकलते हैं, तीसरे प्रदेश में चलते हैं, CWG। अच्छा, यहाँ सी का मतलब है समशीतोष्ण यानी टेम्परेट, डब्ल्यू का मतलब वही सर्दियों में सूखा, और जी एक खासियत बताता है कि सबसे गर्म महीना मानसून आने से ठीक पहले होता है। इसे गंगा तुल्य जलवायु भी कहते हैं। ये तो अपना जयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर वाला इलाका हो गया। हाँ, और नोट्स के मुताबिक ये जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। और इसकी वजह साफ है। यहाँ राजस्थान की सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी मिलती है जो नदियों द्वारा लाई जाती है। तो जहाँ खेती अच्छी होगी वहाँ सभ्यताएं बसेंगी और जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। यहाँ मॉनसूनी पतझड़ वन मिलते हैं। और कोपेन का चौथा और आखिरी जोन है AW। ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, और डब्ल्यू का मतलब सर्दियों का सूखा मौसम। ये बिल्कुल वैसी जलवायु है जैसी अफ्रीका के सवाना के घास के मैदानों में मिलती है। दूर दूर तक फैली घास और बीच बीच में पेड़। बिल्कुल। ये तो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा हुआ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़। सही। क्षेत्रफल में सबसे छोटा लेकिन शायद सबसे हरा भरा। हाँ, इन नोट्स के हिसाब से यहाँ सबसे ज्यादा बारिश और सबसे घनी वनस्पति पाई जाती है। इसका प्रतिनिधि जिला बांसवाड़ा है। मैं तो सोच रही थी अगर कोई गाड़ी लेकर जैसलमेर से यानी BWHW से बांसवाड़ा की तरफ निकले यानी AW की तरफ, तो उसे अपनी आंखों के सामने ये सारे क्लाइमेट जोन बदलते हुए दिखेंगे। क्या बात है! कुछ ही घंटों में आप कांटीली झाड़ियों से निकलकर सवाना जैसे हरे भरे मैदानों में पहुंच जाएंगे। ये शानदार नजारा होगा। तो ये तो हुई कोपेन की कहानी। उनका सिस्टम काफी डिटेल में है, पर ये कोड्स BWHW, CWG, क्या ये आम इंसान के लिए कुछ ज्यादा ही एकेडमिक नहीं है? क्या किसी ने कोशिश की इसे थोड़ा और आसान बनाने की? बिल्कुल। और यहीं पर त्रिवार्था की एंट्री होती है। त्रिवार्था ने कोपेन के ही काम को पकड़ा और उसे थोड़ा सरल बनाया। कैसे? उन्होंने कहा कि वनस्पति थोड़ा जटिल मामला है, हम सीधे सीधे तापमान और वर्षा को ही आधार बनाते हैं। तो उन्होंने क्या बदलाव किए? उन्होंने भी राजस्थान को 4 हिस्सों में ही बांटा और नाम भी लगभग वही रखे, AW, CWA, BSH और BWH। अच्छा, नाम वही हैं? हाँ, उनका विभाजन कोपेन से बहुत मिलता जुलता है। बस उन्होंने कुछ जिलों की सीमाओं को थोड़ा इधर-उधर किया। उन्हें एक तरह से कोपेन लाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो कोपेन ने पौधों को देखा, त्रिवार्था ने उसे सरल बनाया, लेकिन एक तीसरा नाम और था, थॉर्नवेट। जी, थॉर्नवेट। उनका नजरिया क्या अलग था? थॉर्नवेट का नजरिया इन सबसे अलग और शायद सबसे ज्यादा व्यवहारिक था। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। क्या? कि पौधी के इस्तेमाल के लिए असल में कितना पानी उपलब्ध है। मतलब बारिश तो हो रही है, वो पानी उपलब्ध नहीं है क्या? यही तो सारा खेल है। थॉर्नवेट का नजरिया एक तरह से वाटर बजट जैसा था। वाटर बजट? हाँ, वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि बारिश यानी आमदनी कितनी हुई, बल्कि ये भी हिसाब लगाते थे कि वाष्पीकरण यानी खर्चा कितना हुआ, गर्मी और हवा के कारण कितना पानी भाप बनके उड़ गया। अच्छा, तो आमदनी में से खर्चा घटाने के बाद जो बचा यानी नेट वाटर, उसी के आधार पे उन्होंने अपने जोन बनाए। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। बिल्कुल, इसीलिए उनके कोड कोपेन से एकदम अलग हैं। उन्होंने भी 4 प्रदेश बताए। कौन कौन से? पहला है CAW या उप आर्द्र प्रदेश। ये दक्षिणी राजस्थान का इलाका है, जैसे डूंगरपुर। ठीक है। और दूसरा है DAW, जिसे उन्होंने उच्च आर्द्र कहा। ये मध्य और पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें अजमेर, जयपुर जैसे इलाके आते हैं। तो थॉर्नवेट के वर्गीकरण में क्षेत्रफल की दृष्टि से यही सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। जी, इन नोट्स के हिसाब से यही सबसे बड़ा है। और तीसरा है DBW यानी उष्ण अर्धशुष्क। ये उत्तरी राजस्थान में आता है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। ये उनके हिसाब से सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। और चौथा जरूर रेगिस्तान होगा। एकदम सही, EAD यानी उष्ण मरुस्थलीय, जो जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान का इलाका है। तो थॉर्नवेट का वर्गीकरण भले ही थोड़ा जटिल लगे,
लेकिन ये जमीन पर पानी की असल उपलब्धता की सबसे अच्छी तस्वीर देता है। हाँ, ये किसानों और जल प्रबंधन करने वालों के लिए शायद सबसे काम का वर्गीकरण है। तो ये तो हो गए अलग अलग वैज्ञानिकों के मॉडल, लेकिन इन सबका जमीनी मौसम पर, खासकर मानसून पर क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। मतलब इन वर्गीकरणों को हम असलियत में कैसे महसूस करते हैं? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है दाब रेखाओं यानी आइसोबार्स को देखना। ये नक्शे पर खींची गई वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं। बिल्कुल। और भौतिकी का एक सरल नियम है कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। बिल्कुल। और जुलाई के महीने में जब मॉनसून अपने चरम पर होता है, ये रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्यों? गर्मियों में जब थार का मरुस्थल तपता है तो वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और एक बहुत शक्तिशाली निम्न दाब का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। तो ये पूरा सिस्टम एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, हाँ, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींचता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। वो सच में एक वैक्यूम क्लीनर ही है। अच्छा। इन नोट्स में जुलाई महीने की 4 प्रमुख समदाब रेखाओं का जिक्र है। सबसे ज्यादा दबाव वाली रेखा दक्षिण पूर्व में है और सबसे कम दबाव वाली उत्तर पश्चिम में। चलिए देखते हैं। सबसे दक्षिणी रेखा है 1000 मिलीबार रेखा। ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है, जो हमारा सबसे नम इलाका है। सही है। यहाँ दबाव तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। फिर इसके थोड़ा उत्तर पश्चिम में आती है 999 मिलीबार रेखा, जो जालौर, पाली, अजमेर, टोंक से गुजरती है। तो यहाँ दबाव थोड़ा कम हुआ और हम अर्ध आर्द्र क्षेत्र में आ गए। और थोड़ा उत्तर पश्चिम में चलें तो 998 मिलीबार रेखा है, जो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर से जाती है। ये हमारा स्टेपी वाला इलाका है। दबाव और कम हो गया। और आखिर में सबसे कम दबाव वाली 997 मिलीबार रेखा। ये कहाँ से गुजरती है? ये जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर के तपते रेगिस्तान से गुजरती है। तो पैटर्न साफ है। जैसे जैसे हम मरुस्थल की ओर बढ़ते हैं, वायुदाब घिरता जाता है। हाँ। और यही निम्न दाब का शक्तिशाली इंजन है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून को चलाता है। ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, ये पूरे उत्तर भारत में होने वाली बारिश के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। ये छोटा सा रेगिस्तान पूरे देश के मौसम का कंट्रोल रूम बन जाता है। तो आज हमने राजस्थान की जलवायु को परत दर परत समझा। शुरुआत की एक सरल वर्षा आधारित विभाजन से, फिर कोपेन के वनस्पति आधारित मॉडल को देखा, त्रिवार्था के सरल संस्करण को समझा और फिर थॉर्नवेट के उस वाटर बजट वाले नजरिए की गहराई में उतरे। और अंत में हमने देखा कि ये सब विज्ञान असल में एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह कैसे काम करता है। हाँ। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये वर्गीकरण सिर्फ कोई अकेडमिक अभ्यास नहीं है। नहीं, ये हमें समझाते हैं कि राजस्थान इतना विविध क्यों है। ये बताते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में बाजरा क्यों उगता है और पूर्वी राजस्थान में गेहूं क्यों। ये समझाते हैं कि लोगों की जीवन शैली, उनके घर, उनका खान पान, पहनावा, ये सब जलवायु से कैसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। मरुस्थल का जीवन मैदानी इलाके के जीवन से बिल्कुल अलग है और उसकी वजह यही जलवायु है। और ये ज्ञान भविष्य की योजना बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है, चाहे वो कृषि के लिए हो, जल प्रबंधन के लिए या फिर शहरों को बसाने के लिए। निश्चित रूप से। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हम हर साल तापमान के नए रिकॉर्ड टूटते हुए देख रहे हैं, हाँ, ये सोचना लाजमी है कि अगर कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्नवेट आज अपने नक्शे दोबारा बनाते तो वे कितने अलग दिखते। ये बहुत गहरा सवाल है। क्या रेगिस्तान की सीमाएं, वो BWHW वाली सीमा, और आगे बढ़ चुकी होती? और जो हरे भरे सवाना जैसे इलाके हैं AW, क्या वो सिकुड़ रहे होते? इनमें से कौन सी सीमाएं शायद पहले ही खिसक चुकी होंगी?